हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो बात करने वाले हैं वह है भाववाच्य। भाववाच्य का वीडियो आज हम देखेंगे। कर्तृवाच्य यानी कि जो करता है वह एक्टिव रहता है, उसमें वह करता एक्टिव रहता है, इसलिए उसे हम एक्टिव वॉइस भी बोलते हैं। और पैसिव वॉइस यानी कि जो कर्मवाच्य है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो पैसिव वॉइस में ऐसा होता है कि जिस धातु का वाच्य कर्म हो, जिस धातु का वाच्य कर्म हो, अर्थात जब कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्मणि वाक्य जो है उसमें प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है। और यह जो है इसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। इसमें कर्म का प्राधान्य माना जाता है। अतः क्रिया की जो कर्म के अनुसार, क्रिया जो कर्म के अनुसार चलती है, वह कर्म में जो पुरुष एक वचन होगा वही एक वचन होगा, क्रिया में भी वह एक वचन ही होगा। लेकिन क्रिया परस्मै पद और आत्मनेय पद होगी। धातु और प्रत्यय के बीच में ये लगता है, धातु और जो प्रत्यय होते हैं उसके बीच में वह लगते हैं। इसके ज़्यादा समझ लेने के लिए हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे कि हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के सेंटेंस देखते हैं। रामः त्वं पश्यति, रामः त्वं पश्यति, यानी कि राम उसको देखता है। यह हमारा हुआ एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वह। अब हम उसका पैसिव वॉइस यानी कि कर्तृवाच्य में से हम कर्मवाच्य में उसको ट्रांसफर करते हैं, तो पैसिव वॉइस उसे कहते हैं। तो पैसिव वॉइस में जो देखो, पहले हमारा जो सेंटेंस है, रामः त्वं पश्यति, राम उसको देखता है, इसका हम पैसिव वॉइस करते हैं। तो जो करता है उसको हम तृतीय विभक्ति में डालते हैं। तो यहाँ कर्ता कौन है? राम है, तो राम को हम तृतीय विभक्ति में डालते हैं। तो राम का क्या हो जाएगा? रामेण, रामेण सह पश्यति का हो जाएगा दृश्यते। रामः देखो, रामः त्वं पश्यति, यह एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है और उसका हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो तृतीय विभक्ति राम को लग जाती है, इसलिए रामेण सह दृश्यते, राम के द्वारा वह देखा जाता है। इस तरह हम जो सेंटेंस है उसको एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसके बाकी सब जो उदाहरण है वो देखते हैं। अहम प्रखरम पश्यामि, अहम प्रखरम पश्यामि। तो अहम का क्या हो जाएगा? मया, मया तृतीय विभक्ति, अहम की जो तृतीय विभक्ति है वह है मया। मया यानी अहम प्रखरम पश्यामि, जो कर्म है वो है द्वितीय विभक्ति में। तो मया प्रखरः दृश्यति, तो जो द्वितीय में था, द्वितीय विभक्ति में, उसका हम प्रथमा विभक्ति में ट्रांसफर करते हैं। और जो उसमें प्रथमा विभक्ति में होता है शब्द, उसको हम तृतीय विभक्ति में लगाते हैं। तो उसका मया अहम सह अहम प्रखरम पश्यामि, अहम प्रखरम पश्यामि, उसका होगा मया प्रखरः दृश्यते, मया प्रखरः दृश्यते। तो ऐसे हम एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस। अब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का हमने ज्ञान लिया। अब हम भाववाच्य, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम भाववाच्य की चर्चा करेंगे। जिस धातु का वाच्य न कर्ता हो न कर्म हो, अपितु भावात्मक जो शब्द होता है वह भावात्मक स्थिति हो, वह भाववाच्य कहलाता है। इसमें किम
का उत्तर नहीं मिलता। कौन ऐसा पूछते हैं, कहाँ वैसा पूछते हैं तो हम उसका उत्तर नहीं मिलता। इसमें कर्म होता ही नहीं, जो भाववाच्य है उसमें कर्म होता ही नहीं। भाववाच्य हमेशा अकर्मक धातुओं में ही होता है। धातु ये दो प्रकार की है, पहले हमने जो बात की है वैसे सकर्मक और अकर्मक। इसमें भाववाच्य हमेशा अकर्मक धातुओं में ही होता है। उदाहरणार्थ किम गम्यते का उत्तर नहीं मिलता, कहाँ जा रहे हो उसका उत्तर हम नहीं दे सकते। इसलिए वैसे ही भाववाच्य में कुछ नियम है। भाववाच्य में कर्ता सदैव तृतीया विभक्ति में ही होता है। भाववाच्य में कर्ता सर्वदा तृतीया विभक्ति में ही होता है। क्रिया सर्वदा प्रथम पुरुष एक वचन, क्रिया जो है वह हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है। चाहे कर्ता किसी भी पुरुष में कर्ता किसी भी पुरुष या किसी भी वचन में हो, लेकिन जो क्रिया है वह सर्वदा प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहती है। धातु सर्वदा आत्मनेपद ही रहती है। भाववाचक वाक्य में धातु हमेशा आत्मनेपदी रहती है, वहाँ परस्मैपदी धातु का प्रयोग नहीं होता। यहाँ यानी कि भाववाच्य में हमेशा अकर्मक धातुओं में ही होती है, उसमें सकर्मक धातु का प्रयोग भी नहीं कर सकते। अतः कर्तुवाच्य में, भाववाच्य में और भाववाच्य में से कर्तुर्वाच्य में, कर्तुर्वाच्य में से भाववाच्य में और भाववाच्य में से कर्तुर्वाच्य में परिवर्तन हो सकता है। भाववाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से भाववाच्य से का परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके अलावा धातु और प्रत्यय के बीच में य लगता है। धातु और जो प्रत्यय है उसके बीच में य लगता है। पठ धातु होती है तो पठ यति, पठ यते, पठ यते। सेव धातु है तो सेव यते, ऐसा लिखा जाता है। धातु जो होती है वह और प्रत्यय इसके बीच में य, पठ धातु है तो इसके पीछे पठ यते, पठ यते। सेव शब्द है तो सेव यते, ऐसे। भाववाच्य में भाव और क्रिया मात्र, भाववाच्य में भाव अर्थात क्रिया मात्र का वर्णन होता है, अतः उसमें प्रथम पुरुष एक वचन ही होता है। सारी क्रिया जो होती है वह प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है। तो उसके हम उदाहरण देखते हैं। तो भाववाच्य का जो उदाहरण है उसमें जैसे हमने कहा है, भाववाच्य में कर्ता सर्वदा सर्वत्र तृतीया विभक्ति का ही होता है। तो इसमें हम अब वाक्य रचना देखते हैं। देखो इसमें उदाहरण है कि सर्व सुखिनः सन्तु, सर्वे सुखिनः सन्तु। तो उसका हम जो प्रयोग करते हैं तो सर्वेह सुखिभिः यताम, यताम। सन्तु, सन्तु का जो होता है ट्रांसलेट वह होता है यताम। इसके अलावा दूसरा एक उदाहरण है तो वह देखते हैं, रामस्तत्र तिष्ठति, रामस्तत्र तिष्ठति। तो तृतीया राम जो शब्द है उसका हम तृतीया विभक्ति में प्रयोग करेंगे तो रामेण तत्र, उसके बाद जो हमारा क्रियापद है उसको हम लास्ट में य क्रियापद और दोनों के बीच में य का हम प्रयोग करते हैं। वैसे स्थ शब्द, स्थ जो हमारे धातु है उसको स्थयते, स्थीयते, स्थयते नहीं सॉरी स्त्रियते, ऐसा प्रयोग करते। तो रामेण तत्र स्थीयते, स्थीयते यानी कि वहाँ खड़ा है, राम वहाँ खड़ा है, स्थीयते, तिष्ठति वहाँ है, ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और भी उदाहरण देखते हैं।
तो इस वीडियो में हमने देखा कि संस्कृत में कैसे वाच्य परिवर्तन करते हैं, क्योंकि वाच्य परिवर्तन जो है वह कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य आदि जो वाच्य है उसमें से एक वाच्य में से दूसरे वाच्य में हमें ट्रांसफर करना है, यानी कि चेंज द वॉइस। तो चेंज द वॉइस जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में डालना है सेंटेंस को। भाववाच्य कैसे बनता है वह हमने देखा। ये सब जो है वह हमारी संस्कृत की वाक्य रचना है। तो हमने समास देख लिए, विभक्तियां देख ली, धातु और धातु के प्रत्यय कैसे लगते हैं वह भी हमने देखा। तो ये सब जो हमने सीखा है उसके ऊपर से हम जो धातु का प्रयोग हमने समझा। इसके बाद जो हमारे लकार है, जो टेंस है, वो टेंस देखे। वो टेंस वगैरह है उसका जो हमने आपको जो पीडीएफ भेजी है वह पीडीएफ में से मैंने जो कुछ आपको लिखने को बोला है वो सब अपने असाइनमेंट में लिखना है और ये लिख के असाइनमेंट तैयार रखना है। और हम जो वाच्य परिवर्तन है यानी कि वाच्य प्रकरण जो अभी हमने समझाया है वह वाच्य परिवर्तन में कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसका भी सेंटेंस होता है और क्वेश्चन होते हैं और वह क्वेश्चन अपने असाइनमेंट बुक्स में लिखने हैं। तो मैं आपको जो पीडीएफ भेज रही हूँ उसमें से आप पढ़ें और उसका सेंटेंस लिखें। थैंक यू।